अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल की जो पेशी थी बिलावल भुट्टो साहब की और उसके बाद के मनाजिर, उसके बाद का जो पुलिस और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान तसादुम, हुकूमत का मानना है कि पुरअमन नहीं थी पीपल्स पार्टी के लोग, इस वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। पीपल्स पार्टी का ये एक मौक़िफ़ है कि पुरअमन वर्कर्स जो अपने लीडर्स के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वजह से ये सब हुआ जो कल के मनाजिर थे। लेकिन ये हालात, ये सियासत यहाँ तक पहुंची क्यों है, हमें ये देखना होगा। और आज का बहस भी ये करते हैं कि आज हम यहाँ पर इस सियासत में इतनी गर्मी किस लिए है। क्या इस वजह से है ये गर्मी तमाम के केसेस चल रहे हैं, JIT बनी है पीपल्स पार्टी की, इसकी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत सख्त हो गया है, मियाँ साहब जेल में और मियाँ साहब इस वजह से PMLN की पॉलिटिक्स इतनी सख्त हो गई है, या ये पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी PTI की हुकूमत की कारकर्दगी है जो इस जगह पर ले आई है PTI इस हालात को कि अपोजिशन को इनके खिलाफ ये तहरीक चलानी पड़ रही है। नदीम चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा वहाब साहब, एडवाइजर ऑन इंफॉर्मेशन टू CM सिंध, हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब आपका भी। और तलाल चौधरी साहब हमारे साथ फैसलाबाद से हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक। मैं इजाज़त दें तो मैं ज़रा अपोजिशन से शुरू करता हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, ये इतनी गर्मी जो आ गई है पॉलिटिक्स में, उसकी वजह क्या केसेस है? क्योंकि एक मौक़िफ़ ये है और बड़ा जोरदार मौक़िफ़ है ये कि अगर ये केसेस ना होते तो जरदारी साहब ने तो कहा था आप 5 साल पूरे करें, हम आपको वक्त देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। बिलावल साहब भी कहते थे कि जी इकॉनमी ठीक करें, छोड़ें, पॉलिटिक्स होती रहेगी। यही बात आपको याद होगा, जरदारी साहब ने मियाँ साहब जब वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त भी कही थी, उन्होंने कहा कि जी अब हम आप पर तनकीद नहीं करेंगे, आप पॉलिटिक्स करें, 5 साल आपकी पॉलिटिक्स का टाइम है, उसके बाद हम आगे बात शुरू करें। क्या वाकई एक JIT केसेस, फलूदे वाला, मरे हुए शख्स के अरबों रुपए, ये अरबों रुपए और फैक्ट्रियों का मसला है जिस वजह से हालात उस जगह आ गए हैं जहां ये तसादुम हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर हो रहा। और एक और चीज आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू, ये इससे शुरू कर लें। PTI की तरफ से बड़ी तनकीद हो रही है बिलावल साहब के कल के उस बयान पर, जो बयान उन्होंने कलअदम तंजीमों के बारे में दिया। आपको लगता है कि जो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा, पहले सुन लें, उसके ऊपर इसका रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, सुन लीजिए। पहले तो मैं बिलावल साहब को तो मुबारकबाद दूंगा कि कल के उनके जो बयान है, आज इंडियन मीडिया की हेडलाइन है, यही वो चाहते थे। कतई तौर के ऊपर इंडिया के जंगी हथियारों को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई एक्शन करें, जिसकी तरफ बिलावल साहब ने जिस मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया है। ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ उनका बयान इंतहाई, एक वो एक कौमी सियासी पार्टी के लीडर हैं, उन्हें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले भी नेशनल एक्शन प्लान 2014 की सिग्नेटरी हैं। तमाम चीजें सामने हो रही हैं, तो आप किसकी आवाज बन रहे हो? आप किसका केस प्लीड कर रहे हो? अगर आप पाकिस्तानी हो तो ये बात करना, ये किस ज़मरे में आता है? और अब बिलावल साहब का कल का बयान सुन लें कि बिलावल साहब ने क्या कहा था जिसकी वजह से आज हुकूमत ये कह रही है कि आप किसका केस पे। मैं जाती नुकता बिलावल साहब ने बात कर दी है, इल टाइम जरूर हो सकती है, इसको ये रंग ना दें कि वो किसी और का केस प्लीड करें। लेकिन क्या कहा था बिलावल साहब, सुनिए। बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। जी मुर्तज़ा वहाब साहब, ये बयान इंडिया के अखबारों में और TV पर बड़ा चला है और आपने हुकूमत का मौक़िफ़ देख लिया। मासूम ख्वाहिश का फवाद चौधरी साहब ने इसको, व्हाट डू यू थिंक, क्या कह रहे हैं, क्या समझते हैं इस पर? देखिए काशिफ साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शरियार आफरीदी साहब ने बात की कि अगर वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आई एग्री विद यू, ये बड़ी गलत बात है किसी भी शख्स के ऊपर, ये गलत है। और स्पेशली कोई जिम्मेदार वजीर अगर इस तरह की बात करेगा किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसका ताल्लुक उस ख़ानदान से है, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, जिसने इस मुल्क को मिज़िल टेक्नोलॉजी दी, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भारत की आंख में आंख डाल के देख सकता है और कह सकता है कि तुम एक करोगे, हम जवाब में 2-3 कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ किसी ऐसे शख्स के बारे में इस तरह की बात गैर मुनासिब चीज़ है। ये वो शख्स है, जब पिछले साल वो डेवॉस में था और भारतीय सहाफ़ी ने एक इंडियन प्रोपेगेंडा फ्यूल करने की कोशिश की और एक बड़ा शर्मंगेज सवाल उनसे पूछा, तो वो चाहते तो और सियासी रहनुमाओं की तरह उसी तरह की बात कर सकते थे। लेट मी एडवोकेट योर पॉइंट हियर, लेट मी एडवोकेट योर पॉइंट हियर। किसी की, मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, ये अगर पाकिस्तानी है इस तरह की बातें नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं,
लेकिन टाइमिंग पर जरूर गुफ्तगू हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बिलावल साहब मेरे से ज्यादा बेहतर, हम सबसे बेहतर पाकिस्तानी होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, और सो इज जरदारी साहब एंड सो वाज एवरीबॉडी एल्स इंक्लूडिंग मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिनको सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता रहा। क्या टाइमिंग के ऊपर आज भी पीपल्स पार्टी काशिफ साहब। नहीं, आई बिलीव दिस। देखिए मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि हमारे मुल्क में ये जो I am grateful to you. I hope the federal government also felt that way, and I hope नदीम अफजल चंद साहब जैसे मैं आता हूं इनके लोग ऊपर। अपने मैं- वफाकी वुज़रा को इन बातों का, मैं इनसे पूछूंगा कि इनके साबिक लीडर के बारे में आप ये जो वजीर बयान दे रहे हैं इनके बारे में इनका मौकफ क्या है। लेकिन क्या टाइमिंग पर तो बात हो सकती है कि ऐसे वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान पर इतना इंटरनेशनल प्रेशर है और अगर हम कार्रवाई फर्ज करें दिखावे, मैं मिसाल एक मिनट के लिए मान लूं कि दिखावे के लिए की जा रही है, तो आप अपना केस बिल्ड करेंगे या उसको बुलडोज करेंगे करके देखेंगे। ये तो प्रोटेक्टिव कस्टडी इसलिए कि इंडियन जहाज ना, इजंट इट इल टाइम? टाइमिंग के ऊपर तो बात हो सकती है इसकी। देखिए काशिफ साहब, मैं समझता हूँ दो चार चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि बिलावल साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ कही। इस बयान से पहले अगर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बिलावल साहब की जो कि कराची में उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ गुजारिशात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक्चुअली नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कमिटेड हैं, अगर आप इन लेटर एंड स्पिरिट चाहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान विद फुल फोर्स इंप्लीमेंट हो, तो आपको कुछ कार्रवाई ऐसी करनी होगी कि नजर भी आए कि आप इंटरेस्टेड नजर आते हैं। तो अगर आपका तीन वजीर अगर आपको सर मैं सिर्फ कराची की हद तक ब्रदर, मैंने सिर्फ कराची की लिस्ट लेके आइएगा। मैंने कराची की हद तक ये चेक किया कि आपके कितने लोगों ने इन कलदम तंजीमों से मदद मांगी थी। तो 5 मेंबर कौमी असेंबली के आपके कराची के, सिर्फ मैं अभी सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं, और सूबाई असेंबली अली अहमद कजेलो, जमील जिया, लियाकत अस्तानी, ये तमाम वो लोग हैं। और मैं अभी आपको मजीद नाम भी देता हूं, लिस्ट में कमरे में रह गई। ये वो लोग हैं ये जिनकी तस्वीरें चल रही हैं, जो जगह जगह गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, टिकट मांगे गए। सर ये तो फिर आपको अपनी पार्टी साफ करने से शुरू करें, कहे हमने इन लोगों को निकाला है ये वोट मांगने पर, इन लोगों से राब्ते करने पर, और उसके बाद फिर आगे चलें और कहें कि जनाब अब हमारी रिक्वेस्ट है पीपी हुकूमत से कि अपने 3 वजीर निकालते। पर घर से सफाई शुरू करनी पड़ेगी ना आपको। अच्छा, मुझे काशिफ साहब ये जो आपने नाम लिए, मेरे ख्याल में इनमें से कोई शख्स भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर कौमी असेंबली नहीं है। पार्टी से तो निकाल सकते हैं ना भाई। 2-3 मिसालें दे सकता हूं, अभी मैं ब्रेक पे अगर आप देंगे तो विद एविडेंस और नाम के साथ दूंगा कि जिन लोगों ने रवाबित कायम किए थे उनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कार्रवाई की, और उन लोगों को, उन अशखास को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट अपनी पार्टी का नहीं दिया। तो मैं समझता हूं कि जितने हम कमिटेड रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान के साथ, और आप मवाजना कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि चारों सूबों के अंदर जो सूबाई हुकूमतें थी, जो कि माजी में हमारी भी हुकूमत थी, पीटीआई केपी में थी, नून लीग पंजाब और बलूचिस्तान में थी, आप चेक कर सकते हैं कि जो सूबाई नेशनल एक्शन प्लान था उसको सबसे ज्यादा किस सूबाई हुकूमत ने, तो आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से नहीं है। सूबे के अंदर एपेक्स कमेटी कितनी ज्यादा फाल थी, कितना हमने काम किया, आप चाहेंगे मैं आपके सामने तमाम बातें रख सकता हूं। गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं समझ गया, अगर नेशनल लीडर कुछ खामियां पॉइंट आउट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, बजाय इसके आप उन खामियों का तदारुक करें। आप किसी की लॉयल्टी, किसी की नहीं, वो खामियां को पॉइंट आउट करने का भी वक्त है ना मुर्जा साहब। मसला ये एक वक्त होता है जिसमें आप ये करें, और मैं तो इस मौकफ के साथ बिलावल साहब के साल से उनके मौकफ के साथ नहीं, मेरा हाल है ये मेरा भी जाती मौकफ है कि ये सफाई होनी चाहिए। बहुत हो गया, स्टेट्स नहीं कर सकती, इंटरनेशनली आइसोलेट हो रहे हैं, प्रेशर्स पड़ रहे हैं, लेकिन एक टाइमिंग भी होती है हर चीज की, उस टाइमिंग के मुताबिक भी गुफ्तगू की जानी चाहिए। मैं गुजारिश करूं काशिफ साहब, क्विकली सर, क्विकली, फिर मैं चाचा साहब के पास आप इजाजत दें। जी, क्विक, बिल्कुल क्विक। देखिए, पाकिस्तान को एफएटीएफ का सामना है ना, एफएटीएफ में पाकिस्तान का मुकदमा कौन लड़ेगा? हमारा वजीर खजाना। उसके बारे में शुकूक व शुबहात जन्म दिए जा रहे हैं। आपका जो नेशनल एक्शन प्लान है वो वजारत दाखिला इंप्लीमेंट करेगी, उसका अगर वजीर इस तरह की बातें कर रहा है तो मैं समझता हूं ये छोटी चीजें नहीं है, जिसके बारे में वजीर आजम को मैं समझता हूं बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। और बहैसियत लीडर पाकिस्तान बिलावल साहब ने इस पॉइंट को रेस किया। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोशिश ये करनी चाहिए कि उन सवालात का कैसे जवाब दे सकते हैं, और जो खामियां हैं उनका तदारुक कैसे किया जा सकता है। मुझे ये जो लॉजिक है ना पीटीआई की, कि जब भी आप किसी खामी को पॉइंट आउट करते तो आप कहते हैं नहीं आप गलत हैं, खामी को पॉइंट आउट करना, खामी ये है कि कलदम तंजीम ये गलत चीज है। इस तरह के जत्थे चंद साहब, ये खामी बिल्कुल मौजूद है और इसको पॉइंट आउट करना मसला नहीं है, किस तरह करते हैं दैट्स आप यू मिसिंग द पॉइंट। मसला इससे नहीं है कि खामी है, हम सब मानते हैं ये खामी है, लेकिन ये कहना कि
हम दुनिया को कह रहे हैं हम अरेस्ट कर रहे हैं, आप दुनिया को बता रहे हैं अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव कस्टडी में। दैट मैसेजिंग इज ऑल रॉन्ग। ये बताइए फवाद साहब ने जो कहा, जो कह रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है काशिफ साहब? सर अच्छा ठीक है, बताएं दुनिया को, फिर प्रिवेंटिव बताएं उनको जाके, हमारे न्यूक्स को मुश्किल नहीं है। नहीं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बताएं उनको, न्यूक्स किसी टाइम को कस्टडी में ले लिया, किसी टाइम इनके हाथ लग जाएंगे, कहें दुनिया को जाके जनाब ये मुल्क तो सेफ है ही नहीं, यहाँ पर तो जत्थे मुसल्लह जत्थे काम करते हैं, आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। बताएं दुनिया को जाके फिर ये सारा। नहीं काशिफ साहब ये बताएं, हैव दे बीन चार्ज्ड? और चार ये सवाल पूछ ले नदीम अफजल चंद साहब से। जनाब नदीम साहब, सबसे पहले तो हुब्बुल वतनी पर जो सवाल है ये बराए मेहरबानी अपने देखिए, मैं वज़रा को समझता हूँ किसी की मुहब्ब वतनी का कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए किसी दूसरे को, और बिलावल साहब एक मुहब्ब वतन है, इसमें कोई मेरी बड़ी राय क्लियर है एक बात। और ये लेकिन बयान ये मैं अगली बात करता हूँ। जो बयान है ये बिलावल साहब ने बिल्कुल, मैं समझता हूँ बड़ी गलत टाइमिंग है उस बच्चे के फ्यूचर के साथ। उन लोगों ने जो पीपल्स पार्टी में जो बिलावल अपनी करप्शन बिलावल के पीछे छुपाना चाहते हैं। कौन है ये? वो पता है, मुर्तजा को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं नाम नहीं लूंगा। बुजुर्ग है, मैं नहीं छोड़े, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। यकीन जानिए, जो शहीद भुट्टो की पार्टी, जो इतनी बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी की इतनी बड़ी कुर्बानियां, इतनी बड़ी लेगेसी, यार किधर आपने पहुंचा दी है। आपने बजाय आप अपने केस को डिफेंड करें। आप जो कश्मीर जिसकी महवर होता था भुट्टो शहीद का, मोहतरमा का कश्मीर महवर होता था, जो एटॉमिक जो इस मुल्क को दे के गया, क्या ये नैब की एक पेशी आए और आप बजाय ओमनी ग्रुप के ओमनी अनवर मजीद को यार जवाब देने, तो अनवर मजीद को डिफेंड कर रहे हैं ना ये अनवर अनवर मजीद को जवाब देने दें, उसको उसके अकाउंट्स का उसको जवाब देने दें, जिसने उसको पैसे दिए बताने दें। आपने एक ऐसे मौके पे एक ऐसी बहस छेड़ दी कि आप क्या बताना चाहते हैं दुनिया को, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं 2-3 एडवाइजरों को जानता हूं जिनका एक अपना माइंड सेट है। मतलब मुर्तजा का शायद उनके साथ कम, अभी लहजान ज्यादा हो गया, मैं उनको देखता रहता था, वो अपने एक माइंड सेट के तहत वो हर चीज एक कुछ साइड पे ले जाते थे, और बिलावल उनको रेजिस्ट करता होता था। अब पता नहीं क्यों रेजिस्ट किया, तो प्रेशर ज्यादा हो गया ना। और मैं इसीलिए कह रहा सियासत इस जगह पर इसलिए आ गई क्योंकि इतना हीट आ गई है। ये बड़ी गलत रवायात है, ये बड़ी गलत चीज है कि आप अपने मुल्क की आप एक टाइमिंग बड़ी अहम होती है। आप और इसके देखें, वर्करों पर तशद्दुद हो, मैं कहता हूं गलत चीज है। तो क्यों नहीं जाने दिया आपने कल वर्करों पर तशद्दुद हो, बिल्कुल गलत चीज है। लेकिन नैब के केसेस का आप जवाब दें, आप अपने केस का लड़े, अदल होना चाहिए, अदल के ऊपर अपना केस प्रेजेंट करें। पार्लिमानी पार्टी की जब इन कैमरा हो, अब मैं मुर्तजा भाई आप पॉलिटिकल केस बना रहे हैं, जब ये दोनों केस में हुआ, लेट्स गेट टू पॉलिटिकल साइड। जब इन कैमरा ब्रीफिंग हो, आप खुल के बातें करें कि ये हमारे मफादात है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये हो रहा है। यार इससे पहले मुझे ये बताओ, ये हम पूरी कौम इससे माफी मांग चुके हैं, मुशर्रफ दौर हो, नवाज शरीफ साहब का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, हर दौर में ये एक सवाल पूछ सकता हूं? बिल्कुल, हर दौर में ये ऑर्गेनाइजेशन रही है। हमने एज मुल्क जरदारी साहब से साजिद मीर साहब, आप प्रेसिडेंसी में होते थे, साजिद मीर साहब की मुलाकातें नहीं हुई जरदारी साहब? देखिए साजिद नकवी साहब की, सॉरी, सिंध में जो मदरसे बने हैं, उज़ैर बलोच के साथ मुलाकातें, वो भी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। कहता हूं हम सारे इसमें यार इन्वॉल्व रहे हैं एज ए कौम। अब अगर प्राइम मिनिस्टर इस कौम को उससे निकालना चाहता है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट उस नैरेटिव को चेंज करना चाहती है, ओपनली हम कह रहे हैं कि हम चांद साहब, एक और सवाल, आप पंजाब में इलेक्शन लड़ते हैं, आपकी पार्टी जब पीपल्स हम आपके साथ हैं, करें, जब लेकिन काली भेड़ों को तो हटाएं। तंजीमों के बाद जाते थे वोट मांगने के लिए, पीपल्स पार्टी वाले बिलावल साहब के पास लिस्ट है, मेरे होते हुए लिस्ट डिस्कस होती थी कि इन लोगों ने क्यों कलअदम तंजीमों से वोट मांगे हैं। क्या हुआ उनका? कुछ भी नहीं हुआ, ये मुर्तजा को बेहतर पता है। कराची में लोग ऐसे थे, कराची वाले तो लिस्ट मेरे पास सिर्फ 2018 के इलेक्शन की आ गई है, कौन कौन गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अलमिया रहा है, लेकिन मैं कहता हूं अब निकले यार इससे। हम इंटरनेशनली मैसेज दें, तो मैं जानता हूं हम इंटरनेशनली ऐसे बड़े स्टॉलवर्ड थे पीपल्स पार्टी वाले। अब नाम आप लेना चाहें, आपके और मेरे दोस्त हैं, उनको आप नाम ना ही लें तो बेहतर है। नाम लेना चाहे तो मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूं, फोटो है यार, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है, मैं समझता हूं। लेकिन बात सुने, एज ए कौम हमने अगर नैरेटिव चेंज किया है, हमने अगर समझा कि ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, तो हम उसकी कबातें बजाय दुनिया से छुपाने के हम अच्छाई अगर ले जाए, दुनिया को मैसेज दें। आज दुनिया हमारी अजाने हमारे मुल्क के मौलवियों से अपनी असम्बलियों में दिलवा रही है। आज देखो ना, जिसका भाई वो क्या प्राइम मिनिस्टर है यार, वो मैं आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय द न्यूजीलैंड की वजीर आज़म। क्या मैसेज देना चाहते हैं? दुनिया इस तरह काम करती है, हम अपनी लड़ाइयों से बाहर निकलते हैं। और यार
हद हो गई है पिछले 15 अगर हमारे मुल्क में किसी ने हम किधर खड़े हैं नमस्ते या डिफेंड कर कुछ रहे और हैं। करके शुरू किया होता ना किसी और चीज से, यहाँ पे फतवे लग जाने थे, ये तो अब मुसलमान नहीं रहा, उस औरत ने वहां पे पहली दफा कुरान पढ़ा गया वगैरह वगैरह। ये 2-3 एडवाइजरों ने और एक टोले ने बिलावल के साथ ज्यादती की है। तलाल साहब, मियां साहब के साथ तो कोई ज्यादती किसी और टोले ने नहीं की, मियां साहब ने जो कुछ किया खुद। ये जो सियासत में हीट बढ़ती है, ये सिर्फ उस वक्त बढ़ती है जब केस बनते हैं। अब देखें जो पीपल्स पार्टी का और हुकूमत का जो इस वक्त आपस में टकराव है, जो मुस्लिम लीग नून का टकराव रहा इससे पहले भी, आप जब देखें जब केस बनेंगे तब ये इस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्या ये केसेस का क्या एक सियासतदान का बुनियादी सवाल ये है, सियासतदान का काम नहीं जवाब देना। जेटी अगर पूछती है ये अकाउंट कहां से है, पैसे कहां से है, आप जाए अपना जवाब दे दें। मियां साहब से पूछा जाता है ये अपार्टमेंट कहां से है, जाए जवाब दे दें, बजाय इसके कि इसका जवाब दें। ये बहस निकल जाती है 18वीं तरमीम, जमहूरियत, कलअदम तंजीमें, पाकिस्तान, सदारती निजाम, आपके केस में जज, खलाई मखलूक वगैरह वगैरह। व्हाई डज इट गो देयर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। काशिफ साहब, एक तो ये जो बहस है जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये तो यकीनन एक इसलिए होती है जब डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी जब भी जवाब देना है तो सिर्फ सियासतदानों ने ही देना है, और जब सियासतदानों ने जवाब देना होता है, केसेस बनते हैं, तो उस वक्त इसी तरह लगता है कि वो यकीनन गद्दार है या तौहीन रसालत का मुजरिम है या कातिल है। लेकिन जब जमाना गुजर जाता है तो फिर वो जो कातिल फांसी चढ़ा हुआ वो पता चलता वो तो बेगुनाह था, वो जिसको 11 साल जेल में रखा वो तो भाई गलत रख लिया था, वो जिस पे केस बना था वो बाद में पता चलता है वो तो बिल्कुल ऐसा था नहीं, और वो कोई और मामलात होते हैं जिसकी वजह से वो केस वो बनते हैं। और हमारे मैं माफी चाहता हूं तलाल साहब, एक मिसाल देने लगा हूं। आपके जिस वजीर को गोली लगी इस सारे इशू की वजह से, मैंने उनका एक बयान देखा एक हालिया वजीर के साथ जब इस तरह का वाकया हुआ, तो मुझे परेशानी हुई कि अगर अभी तक हमने सबक नहीं सीखा तो हम नहीं सीखेंगे कि ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, ये तो तौहीन कर दी, तौहीन रसालत हो गई, ये तो फलानी हो गई। हम सीखते नहीं है, सिर्फ किसी ना किसी जगह हमने ये सारे इश्यूज इस्तेमाल करने, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सवाए पीपल्स पार्टी के मजहब का कार्ड अमूमन इस्तेमाल नहीं करते, इक्का दुक्का लोग इनके अंदर हैं इस तरह के, वरना बाकी आप लोग तो जब मौका मिलेगा इसको इस्तेमाल करें। मेरे अगर आपकी बात मैं उसको अगर मौका दें तो थोड़ी सी मैं बात कर लूं। गुजारिश ये है कि ये केसेस की टाइमिंग हो, तौहीन रसालत और गद्दारी के फतवों की टाइमिंग हो, ये हमेशा इंतखाबात में या उस वक्त इस्तेमाल होती है जब कोई हुकूमत तोड़नी या जोड़नी होती है, और उसके अलावा ना एहतसाब हमें याद आता है, ना हमें ये फतवे देने याद आते हैं, ना ये सर्टिफिकेट देने याद आते हैं। उसी वक्त ये पता चलता है कि ये तो गद्दार है, ये तौहीन रसालत का मुजरिम है, ये करप्ट है। जब वो झुक जाता है, जब अपनी मर्जी से काम चल जाता है, पहले तो जरदारी बड़ा अच्छा था जी, अब अचानक से पता चला है कि नहीं नहीं अभी कोई और मामला है। गुजारिश है इसी तरह दूसरों के बारे में, इसी तरह आप भी कर रहे हैं, पहले जरदारी बड़ा चोर था जी, अब जरदारी बड़ा अच्छा हो गया जी, तो ये आपके ऊपर भी तो ये बात मिसाल बैठती है। ये केस जरदारी साहब के ऊपर नून लीग ने बनाए, ये सारे केस उनके दौर में बनाए हुए हैं। और ये तो सर वैसे ये बात ठीक है, केस तो आपके दौर में बने, कल चौधरी मंजूर साहब यहाँ बैठे थे, चंद साहब हमें डिफेंड करते थे। हाँ तो कोई बात, मैं बिल्कुल डिफेंड करता था, मैं करप्शन को डिफेंड कभी नहीं करता था, मैं विक्टिमाइजेशन को डिफेंड करता था। नहीं आप केसेस और आज भी करूंगा आपको डिफेंड। मुकदमे जहां आपके साथ ज्यादती हो रही है मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये ठीक हो रहा है। देखिए मुझे बताएं नदीम साहब, ज्यादती नहीं हो रही कि कराची का मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है, ये बात आपका इसके बाद इस्लामाबाद लेके आएंगे, लेकिन मुर्तजा भाई के मुताबिक है। मुर्तजा भाई मैं पर्सनली जानता हूं कि ओमनी ग्रुप ने जिम्मेदारों को, काश्तकारों को बजरिया पुलिस कैसे लूटा सिंध में। ये बात आपकी ठीक है, केस नहीं ट्रांसफर होने चाहिए थे, इसमें आपकी बात में वजन है। क्यों ये स्पीकर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, ये नैब ने गलत किया है, इसकी बात में वजन है। लेकिन पूरे सिंध की मिले और पूरे सिंध की मिले अनवर नजीर ले जाए पीपल्स पार्टी के वर्करों के खून के ऊपर, ये कहां का इंसाफ है यार। इसमें मैं दो बातें और ऐड कर दूं सर, ये भुट्टो ने अनवर नजीर की पार्टी बनाई, बेशक ये दोनों चीजें गलत होंगी मुर्तजा साहब, लेकिन फिर भी एक पार्टी के गलत काम किया है, कार्रवाई हो। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं हो सकता, गलत काम किया है, कार्रवाई हो, लेकिन कानून के ऐन मुताबिक हो। आप माजी में आपको पता है किस तरीके से सियासी बुनियादों पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को निशाना बनाया गया, आप तो आगे आगे खड़े होकर इनको डिफेंड करते थे। लेकिन मैं भी ये भी मुर्तजा साहब एक आप वन साइडेड चीज देख रहे हैं, किस तरह के मुकदमात खत्म भी हुए हैं आपकी लीडरशिप पर, ये भी आप जानते हैं, ओरिजिनल्स गायब होते हैं, फोटो सारे एसजीएस कोई एक मुकदमा बताइए जिसमें आप खत लिखने को तैयार नहीं है। एक सियासी हुकूमत कैसे कर सकती है कि वो आपके ऊपर एक फाइनेंशियल करप्शन का मुकदमा, आप कह के नहीं 11 साल जेल में रख लिया,
और सर ये आपने बर्दाश्त कर ली, उसके बावजूद आप कहते हो, इसका मतलब ये है कि एक जुर्म साबित नहीं कर पाए, क्योंकि आप सारे ये निजाम तो हॉस्टेज है सारे का सारा। ये प्रोसिक्यूशन साबित करेगी नैब की, ये 70,000 वाला वकील आपके खिलाफ केस साबित करेगा। ये आपकी हुकूमतें आती है, एनआरओ किस लिए करते हैं अगर आपके खिलाफ कुछ आपको नहीं किसने कहा उनको 70,000 तनख्वाह मिलती है? तो लाख 2 लाख मिलती होगी भाई, कीजिए जरा जाके, और लाख 2 लाख मिलती होगी। क्या आपके जो करोड़ों भाई निजाम को बेहतर बनाओ ना, तो आप इल्जाम क्यों लगाते हो? आप मैं कह रहा हूं पहले निजाम को बेहतर बनाओ। किसी शख्स ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, बिल्कुल कार्रवाई हो, कोई शख्स भी हो, लेकिन प्लीज देयर हैज टू बी अ प्रोसीजर। कार्रवाई करने के लिए साबित तो करने देना भाई, कि आप सूद पारे साबित तो करने दें। क्या फरमा रहे हैं? ये कैसे फैसला होगा कि पाकिस्तान का पैसा इन्होंने लूटा या नहीं लूटा? कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, आप तो इन्वेस्टिगेशन नहीं दे रहे। मैं गुजारिश कर लूं जी जी काशिफ साहब, अगर आप इजाजत दें। जनाब, नदीम अफजल चंद साहब उस जमाने में हुकूमत में थे, आप भी अपना प्रोग्राम करते थे, मेरी वालदा हुकूमत में थी। मुझे बताइए, हज स्कैंडल बना, काजमी साहब वफाकी वजीर थे मजहबी उमूर के, सारी कौम ने मीडिया पे फैसला कर लिया उन्होंने करप्शन किया है। वो वजारत से गए, जेल गए, 3 साल बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं कोई जुर्म उनके खिलाफ साबित नहीं होता। एक सेकंड, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। हमने किया था प्रोग्राम, उनके साथ ज्यादती हुई थी। एक और मिसाल देता हूं, एग्रीड। NICL केस, मखदूम अमीन फहीम साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मुझे उनका जिक्र नहीं करना चाहिए सर, मिसाल क्योंकि लिविंग मिसाल है। 4 करोड़ रुपया अकाउंट में आया, अदालत ने कहा जी आपके अकाउंट में क्यों आया? उप्स, गलती हो गई, वापस कर देते। अब मुझे बताएं क्या उसका कुछ जवाब दूं? जी मैं जवाब दूं? बताएं। आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला उठा के देख लें, जिन लोगों ने वो करप्शन की थी उनके खिलाफ फैसला हुआ और आज वो बिहाइंड द बार्स हैं। 4 करोड़ रुपए की कोई अकाउंटेबिलिटी हुई कि ये पैसे आपके फैसला अकाउंट हुआ? में क्या करने आए हैं? तो यही तो निजाम है, बच जाते हैं ना भाई, हमें तो पता नहीं चलता कौन चोर है कौन नहीं, क्योंकि निजाम ही ऐसा। ब्रेक के बाद इस निजाम की भी बात करते हैं कि निजाम ऐसा क्यों है कि हम असल चीज ये वैसे तो है कौन ठीक? सर ये आपने ठीक करना था, मैंने तो नहीं करना। ये अब चांद साहब का काम है, आपसे पहले चौधरी साहब का काम था, उनसे पहले आपका काम था, क्यों नहीं किया? लेकिन एक ब्रेक लेते हम तो बार बार ऑफर कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हमने नून लीग को ऑफर की जब हमारी हुकूमत थी, हमने आज PTI को ऑफर की, लास्ट टाइम जब नून लीग की गवर्नमेंट थी हमने फिर भी ऑफर की थी। ब्रेक के बाद इसको मजीद आगे चलाते मुर्जा भाई, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तलाल चौधरी साहब, आपका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया था, सो ब्रेक से पहले भी ये बहस हो रही थी कि प्रेशर्स जो केसेस के प्रेशर हैं इनका, और आपका ख्याल है कि जब भी हम पे मुश्किल वक्त आता है तो केस बन जाता है। सर ये पैनामा लीक्स तो किसी ने इन्वेंट नहीं की, एक वजीर आजम, साबिक सदर, एक पार्टी के लीडर से अरबों रुपए हैं, फैक्ट्रियां हैं, क्या इनका सवाल ना पूछे? पहले तो ये कहते हैं सवाल ही ना पूछे जी हमसे कोई, फिर ताकि कि मामला तो सेटल हो जाके। तलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ साहब, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे भी याद किया कि मैं भी टॉक शो में मौजूद हूँ। सर वो आपकी लाइन का गुजारिश है, मैंने सारी दुनिया ने आपका कनेक्शन ब्लैक होते देखा है। अच्छा चले, कोई बात नहीं, मुझे आपसे गुजारिश ये है, 2-3 चीज़ें मैं अर्ज कर रहा था। मैंने आपको कहा कि देखिए जवाब देने पर, अकाउंटेबिलिटी पर तो किसी को इतराज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी को इस्तेमाल किया जाता है कभी विक्टिमाइज करने के लिए और कभी कोई हुकूमत बनाने या गिराने के लिए। और ये पाकिस्तान की तारीख कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये आपको जब आप चाहें उसकी एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, जिस दौर की भी आप देख लें। उसके बाद मैंने हमेशा कहा कि इसकी टाइमिंग पर एक इतराज़ होता है लोगों को, दूसरा इतराज़ होता है कि ये इलेक्शंस और हुकूमत बनाने और जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, तीसरा सिर्फ सियासतदान इस मुल्क में ना सिर्फ वो नहीं है कि जवाब दें, बाकी लोगों को भी जवाबदेह होने चाहिए। तो डबल आप ये कह रहे पहले उनसे पूछो, पहले उसका साइन लेकर आओ, फिर उसका साइन लेकर। नहीं, ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पहले उनसे पूछो, मैं ये कहता हूं सबसे पूछो, लेकिन एक ही दफा में पूछो। और अगर किसी और से नहीं पूछना तो फिर मुझसे भी मत पूछो। जुमला पूरा करें ना, यानी आपने उनसे नहीं पूछना तो गुजारिश नहीं, ये बात नहीं। देखिए ना, हमने तो जवाब दिया है
और हम और बाकी भी जवाब दे रहे हैं। चले अगर आप मुस्तकबिल की बात करते हैं, कम से कम अभी अगर आप कहते हैं जी पहले नेशनल एक्शन प्लान सही तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ, पहले फलां चीज नहीं हुई, पहले एहतसाब अच्छा नहीं हुआ, पहले और ये सारी चीजें, मगर कवानीन जिन पर एतराज है और जिन पर एतराज नहीं, बेशुमार किस्म के एतराजात हैं, उन्हें दुरुस्त करने में क्या हर्ज है? और दूसरा, डबल स्टैंडर्ड इस मुल्क में क्यों है? देखिए मैं एक सेकंड, डबल स्टैंडर्ड कौन सा है? पहले क्विकली अपना डबल स्टैंडर्ड बता दें जी। देखिए ना, एक तो डबल स्टैंडर्ड ये है कि सिर्फ पॉलिटिशियन से पूछा जाता है, दूसरा डबल स्टैंडर्ड ये है कि जो हुकूमत में होता है उसको कोई और तरह ट्रीट किया जाता है, जो अपोजिशन में है उनको कोई और तरह। उसके वो मैं गिरफ्तारियों से लेकर रेफरेंसों से लेकर बाकी सारी एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं। तो ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ पॉलिटिशियंस के साथ क्यों है? और दूसरी इसकी टाइमिंग, और तीसरा ये कि जो कवानीन खिलाफ हैं, जिसको सारी पार्टियां समझती हैं, उनका इस्तेमाल फिर क्यों करते हैं उन कवानीन का जो समझते हैं कि ये कवानीन ठीक नहीं। एक चंद साहब, कानून से पहले आने से पहले इन्होंने कहा ना एहतसाब का इस्तेमाल होता है। हमारे सियासतदान भी एहतसाब का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं। जब भी एहतसाब शुरू होता है तो इस किस्म के खतरात मुल्क के सामने आ जाते हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प चीज है। जब सुनिएगा, बीबी की कबट के ट्रायल से शुरू करते हुए कलदम तंजीमों की बात की वजह से मेरे ट्रायल्स हो रहे हैं, ये तमाम हमने इकट्ठे किए आपके लिए, जरा सुन लें इसको। करोड़ों अवाम ने नवाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब किया, 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुस्वा करके उस दफ्तर से बाहर निकाल दिया। ये सजा देना चाहते हो तुम कि तुम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आज भी अदालत के कटहरे में खड़ा होकर उसकी कब्र पे केस चलाना चाहते हो। अगर रेफरेंस जिंदा है, अगर उस पर केस चलना है, तो इसका मतलब है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कब्र का तुम ट्रायल करते हो। इस तरह के सलूक जो है वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था। वो हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला, और ताकि वो बगावत करे। 18वीं आईन की दिफा करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। हम जेल भरो तेरी चलाने के लिए तैयार है। हम आपके जेल से नहीं डरते। मैंने इलेक्शन के दौरान में देखा कि ये हर तरफ से मुझ पर क्यों हमला कर रहे हैं, तो मेरे को अब समझ आ रही है कि ये 18th अमेंडमेंट का झगड़ा। सादिक और अमीन का फैसला कौन दे रहे हैं? जो 20 के तहत हल्फ लेते रहे हैं। कठपुतली हुकूमत को इस्तेमाल करके ये सदारती निजाम ले आना चाहते हैं। स्पीकर को गिरफ्तार करने को मैं इस डेमोक्रेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं आप। ये जज साहबान भुगत से भरे बैठे हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली सिंध का हक छीन रहे हैं। हमारा मुकाबला तो नहीं कर सकते, तो प्रोपेगेंडा और गैर जमहूरी ताकतों को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पहले मैं नजरियाती न हूँ, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% नजरियाती हूँ। अगर मुद्दा सिंध का है, अगर इशू सिंध का है, बंदा सिंध का है, तो फिर आप इस्लामाबाद में मुझे क्यों ट्राई कर रहे हैं? भुट्टोस के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। हम तैयार हैं इस केस को पिंडी शिफ्ट करने के लिए। आपने निकाला नवाज शरीफ को, किसने निकाला? वोट तो आपने दी। चांद साहब, इधर से आकर ये कलदम तंजीमों तक एहतसाब होता है तो ये सब सुनने को मिलता है। आप बताएं निज़ाम कब ठीक करेंगे? देखिए, निज़ाम सबसे पहले तो निज़ाम की खराबी ये है कि हम पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर कभी किसी ने करप्शन की बेस पर अपनी पार्टी से किसी बंदे को नहीं निकाला। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। दूसरा, लोग तो वोट हमें देते हैं, हमें मुंतखब करते हैं। अगर हम अपने इख्तियारात हम मान लिया जी, लोग नैब, मैं बिल्कुल मानता हूँ नैब के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई गई, सारा कुछ हुआ, फिर हमें मौका नहीं मिला, मियाँ साहब को, पीपल्स पार्टी को मौका नहीं मिला, हमने चेंज क्यों ना किया? इसका मतलब है कि हम जब हमारे हक में इस्तेमाल हो तो ठीक, जब किसी और तरफ हो तो फिर गलत। नहीं, अब आपके पास मौका ना चेंज क्यों नहीं करते? आपको लगता है इसमें तब्दीली की गुंजाइश है? मैं कहता हूं बिल्कुल तब्दीली की गुंजाइश है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? इसकी वजह से कि इन्होंने पॉलिटिकल माहौल अपोजिशन ने खराब कर दिया है। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी को साथ जोड़ दिया है असेंबली की प्रोसीडिंग के साथ, जुडिशियल सिस्टम के साथ। भाई अकाउंटेबिलिटी को अलहदा करें, जमहूरियत को अलहदा करें। थोड़ा सा एक कदम आप पीछे हैं। जमहूरियत उसी वजह से खतरे में पड़ती है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होती है ना जी। क्या करते हैं? जमहूरियत बदनाम होती है ना, जमहूरियत बदनाम होती है, सच्ची बात है। इसके बाद आप ही जवाब। मैं समझता हूं जमहूरियत बदनाम होती है। जमहूरियत करप्शन की वजह से बदनाम है। मान लिया जी विक्टिमाइज हुए लोग, मान लिया तारीख में विक्टिमाइज हुए, मैं मानता हूं यार, ठीक किसने करना है? हमने करना है ना।
पॉलिटिकल क्लास ने करना है ना, हम में जरूरत नहीं है। जब मर्जी हो हम एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं इमदाद लेने के लिए, जब मर्जी हो हम उस एस्टैब्लिशमेंट को गालियां देनी शुरू कर देते हैं, जब मर्जी हो जजेस के फोन करवा के हम केसों के फैसले करवाते हैं, फिर जब मर्जी हो उसी बंदे के साथ हम जाकर बैठ जाते हैं जिसने जज को फोन करके फैसले करवाए हो। तो क्या का इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना? लेकिन तो ये तो दोहरा कब तक क्रिब करते रहेंगे, कब तक तनकीद? मैं समझता हूं तनकीद ये अब बेस्ट मौका है, अभी भी बेस्ट मौका है। आए निकले, छोड़े सड़कों को, छोड़े अदालतों को फेस करें, असेंबलियों में आकर बैठे, अमेंडमेंट्स करें, जो मर्जी करें, बेहतर मौका है सिस्टम को। मुर्तजा साहब, मेरा अगर वो कहते हैं कि असेंबली चलने दें, आप जो कर रहे हैं जिस तरह असेंबली चलाते हैं उसमें तो बहस नहीं हो सकती। आपने अगर केसेस, अगर तो दोनों पार्टियों ने कहना हम केसेस का सामना करना चाहते हैं, खाली यूनिफॉर्मिटी ले आए, कानून बेहतर कर लें, गिरफ्तारियों का फैसला कर लें कैसे होनी है, किस तरह, और फिर हुकूमत हो या अपोजिशन हो वैसे ही होनी चाहिए, तो फिर बैठे आप इनके साथ बातचीत करें। मैं काशिफ साहब सिर्फ चूंकि प्रोफेशनली वकील हूं तो एक इंस्टेंस आपको कोट कर दूं ताकि आप ये सिस्टम की जो खराबी है वो समझ सकें। आप सब ने अखबारात में वो रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी कैदी को बाइज्जत बरी कर दिया और बाद में ये पता चला कि वो कैदी को ऑलरेडी फांसी की सजा हो चुकी है। ये फैक्ट है। एक और मैं केस का, करप्शन से रिलेटेड केस का हवाला आपके सामने देना चाहूंगा कि एक केस के अंदर जो कि EOBI से रिलेटेड था, मियां साहब के दौर में वो केस स्टार्ट हुआ। कराची के एक बिजनेसमैन थे जिनको हरास करने की कोशिश की उस जमाने में FIA ने, और उनकी कंपनी के 3 जो हाई एग्जीक्यूटिव्स थे उनको उठा के ले गए। उन एग्जीक्यूटिव्स की बेल पहले ट्रायल कोर्ट में रिजेक्ट हुई, उसके बाद हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में उनको इंसाफ मिला और आखिर में उन तीनों अशखास को सुप्रीम कोर्ट ने बेल पर रिहा कर दिया। 1 साल उन लोगों ने अपनी जिंदगी के जेल में काटे। क्यों? क्योंकि एक जाली सियासी बुनियादों पर गलत तरीके से केस बनाया गया था। ये है हमारे सिस्टम की। और सर आप वही बात कर रहे हैं जो से पहले हम कर रहे हैं। मसला ये मिसालें देने से आपकी बात पहले ही कह रहे हैं निजाम गलत है, लेकिन मैं आ रहा हूं ना, मैं काशिफ साहब आ रहा हूं, नारे लगा रहे थे असेंबली में, सिस्टम के हक में नारे चेंज करने के नारे लगाएं। मुझे जवाब देने देना काशिफ साहब। सर आपका जवाब मसला ये, पहले 2 मिनट आपने वो मिसालें दे दी जो इररिलेवेंट हैं, क्योंकि इससे बड़ी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं जिसमें खराबियां हुई हैं। मसला ये सिस्टम खराब है, आपके लिए सब लोग मान रहे हैं सिस्टम खराब है। एवरीबॉडी एग्री सिस्टम इज wrecked। भाई सिस्टम, काशिफ साहब पहले समझे तो सही सिस्टम खराब क्यों है। सिस्टम इसलिए खराब है कि आपने अपने कानून में यह नुक्ता डाला हुआ है कि सजा साबित होने से पहले आप बंदे को अरेस्ट कर लोगे। अब मैं ताकतवर शख्स हूं, मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता हूं, मैं अपने सियासी हरीफ को पिनपॉइंट करना चाहता हूं, मैं उसको अरेस्ट करवाता हूं। मैं तो सोल्यूशन, ब्रेक के बाद मुझे सॉल्यूशंस बताएं। मेरी बात तो सुन लेना सर, प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। ब्रेक के बाद सॉल्यूशन दे रहा हूं। ब्रेक के बाद सॉल्यूशंस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। तलाल चौधरी साहब, जब इतनी पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे तो काम किस तरह ठीक होगा? ये तो बड़ा सिंपल सा काम है जो चांद साहब के सामने या मुझे जो नजर आता है, निजाम ठीक करने का। आपने कानून में तब्दीली करनी, असेंबली में सुन ले, असेंबली में लीडर दी अपोजिशन खड़े हों, वो कहें जी इस कानून को तब्दील होना चाहिए। 4 लोग बड़ी पार्टियों के बैठ जाएं, कमेटी बना दें, कहें जी 1 महीने के अंदर या 14 दिन के अंदर अंदर सिफारिशात पेश करें, वो कानून की शक्ल में हम पास करेंगे असेंबली में। कितना एक मुश्किल काम है ये। देखिए काशिफ साहब, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में भी पार्लिमानी रवायात के मुताबिक हमेशा हुकूमत को लीड लेना पड़ती है, उन्हें चैंपियन करना पड़ता है, उन्हें आके थोड़ी बहुत झुक के दिखाना पड़ता है। या तो जब टेंस तरीन हालात थे इस मुल्क पर, जब कोई हमला हुआ था, तब भी वजीर आजम ने हाथ मिलाना पसंद नहीं किया, उस इजलास में जाना पसंद नहीं किया। और अभी भी नेशनल एक्शन प्लान पे वो कहते हैं मेरा वजीर या कोई अफसर आपको प्रेजेंटेशन दे देगा, मेरे आने का टाइम नहीं है। सो हुकूमत की विल नहीं है। और ये जो चंद साहब जैसे आवाज है, ये बड़ी मिनॉरिटी में है इस पार्टी के अंदर, यहां चलती है उनकी, जिनको सियासत का पता कोई नहीं। और देखे ना, ये विलिंग है भी नहीं, होंगे भी नहीं, क्योंकि ये तो बेनिफिशरी है नैब के कानून के। नैब का कानून बदल गया तो ये तो अपोजिशन वाले तो बाहर आ जाएंगे, इनकी हालत ही बुरी हो जाएगी। ये कालादम जमातों का मामला है, उनके भी बेनिफिशरी हैं, उनके लोग खड़े ना होते इलेक्शन में, हुकूमत में ना होते, उनके धरने हो या खड़ा होना हो, ये बेनिफिशरी हैं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਾਲਾ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪल्स पार्टी। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हमने भुगता है और हमारे घरों में हमारे ऊपर गोलियों से लेके घरों
में हमलों से लेकर और जो हमने सुना इस इलेक्शन में वो अब और दूसरी और ये जो अकाउंटेबिलिटी है अभी मरी के इलेक्शन में देखिए आपके कैंडिडेट कौन थे, मैं कहना नहीं चाहता, वो भी आके वोट मांग के आए यार जाके उनके पास। क्या करते हैं? मेरी गुजारिश आपकी पार्टी पर सबसे बड़ी तनकीद आपकी हुकूमत में ये रही है कि कलदम तंजीमों के साथ आपके राब्ते। आज आप कह रहे हैं काशिफ साहब, मैं आपसे गुजारिश ये है, आप कह रहे हैं कि कैसे तब्दीली आएगी, हुकूमत को लीड लेना होगी, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं, क्योंकि वो बेनिफिशियरी। मैं ये हुकूमत से पूछता हूं, क्या आप लीड लेना चाहते हैं? मुर्जा साहब को एक पॉइंट सर, मुर्जा साहब सर। काशिफ साहब, आई टेक एडवांटेज ऑफ चंद साहब क्योंकि रीजनेबल आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आसिफ सईद खोसा साहब ने एक हुक्म इरसाल किया है जिसके अंदर उन्होंने पार्लियामान को कुछ सिफारिशात दी हैं नैब के कानून के बारे में। वो सिफारिशात पर्टेन करती हैं कि पावर ऑफ अरेस्ट के ऊपर बेल देने का इख्तियार हाई कोर्ट के पास नहीं होना चाहिए, वो इख्तियार आपके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास होना चाहिए। मैं समझता हूं ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक रिक्वेस्ट दे चुकी है, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इस इशू को एड्रेस करें। दूसरा, मैं समझता हूं कानून का एक उसूल है, अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। अगर नैब के कानून में इस चीज को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि पहले जुर्म साबित करो उसके बाद किसी को हिरासत में लो, भाई मैं माफी चाहता हूं, बहुत हद तक ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी। ओ व्हाइट कॉलर क्राइम कहां होता भाई, जब दुनिया पूरी में कानून है। मैं आपको बताता, अच्छा नहीं लगता कि अगर आपकी तनख्वाह को $200 हफ्ते की है, महीने की है, और आप फरारी चला रहे हैं, वो ये नहीं कहते कि आप स्टेट ने जाके साबित करना है कि आपने करप्शन किया है या नहीं किया है। वो कहते हैं कि भाईजान आप साबित करेंगे फरारी के पैसे आपके पास कहां से आए, स्टेट कुछ नहीं साबित करेगी। दिस इज अराउंड द वर्ल्ड। बराए मेहरबानी, लेट्स कॉल अ स्पेड यार। ये सुप्रीम कोर्ट वाले जो रिकमेंडेशन आई है उस पे हुकूमत या तो कह दे कि हमने नहीं अमल करना। मैं हुकूमत से पूछ रहा हाल जो है, जिन पर करप्शन के इल्जामात हैं वो अपने आप को साइड पे करें। जो साफ लोग हैं पार्टियों के अंदर बिल्कुल हैं, मेजॉरिटी साफ लोग हैं, नून लीग में भी होंगे, पीपल पार्टी में भी होंगे, हर। अच्छा, मैं अपोजिशन की तरफ से एक सवाल पूछता हूं, छोड़े जी सर, सारे आगे पीछे हो जाएंगे, वक्त कम है। क्यों नहीं आपने एक मुसवदा लाके पार्लियामेंट में डाला? ये हमारा ख्याल है नैब का कानून होना चाहिए। क्यों जरूरत है आपको किसी और की? यार मुसवदा लाने की नौबत आती है वहां जिस दिन इजलास शुरू होता है, लड़ाई शुरू हो जाती है प्रोडक्शन आर्डर की ऊपर। फिर भी ले आए आप, गाली गलौज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आपका लॉ मिनिस्टर गाली गलौज हो जाती है। काशिफ साहब, प्राइम मिनिस्टर मेरी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर आके चैम्बर में आता है, प्राइम मिनिस्टर ने आके पॉलिसी स्टेटमेंट देनी होती है। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर के साथ आया MBS के विजिट के ऊपर, और इसके ऊपर दूसरा इशू कौन सा था? मैं एक गुजारिश कर लूं, इंडिया के जब चैम्बर में प्राइम नहीं, दूसरा इशू था ये जो उस दिन कोई और इशू था, 2 इशू थे। प्राइम से चैम्बर में आता है, असेंबली में गाली गलौज शुरू हो जाता है। प्राइम से मुझे कहता है अब नदीम अब इस हालत में जाके और ज्यादा मामला खराब होंगे, वो फिर नहीं जाता। देखिए क्या लोगों का नाम ले लेके आपका अपना काम रुकना नहीं चाहिए चंद साहब। यार इन्होंने ये कैसे आने का से कानून रखे, कानून दे के ये हमारा कानून है। किया जाए वो बादशाह सलामत है कि जी सब खामोश हो जाए, चुप हो जाए। प्रोग्राम क्लोज करना है। प्रोडक्शन आर्डर के ऊपर पंजाब हुकूमत में एक दिन कानून नहीं बन गया, प्रोडक्शन आर्डर वाला, बात सिर्फ जहां इनके फायदे में हो। मुर्जा आप साहब 2 लाइनें, 2 लाइन्स। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, अगर आपको उस कानून का मुसव्वदा चाहिए, मैं वॉलंटियर करता हूं, मैं देने को तैयार हूं। आप चंद साहब उसको आगे लेके जाएं। दूसरी चीज, ये जो वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं, पास करा ले, लेकिन आप भी ये मुसव्वदा ले, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।